हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 4 है। द चैप्टर का नेम है द फोर्सेज। ठीक है, तो हमें सबसे पहले जानना है कि फोर्सेज क्या होता है। चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का नाम है दी फोर्सेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानना है कि फोर्सेज होता क्या है। ठीक है, तो फोर्स जो है फिजिक्स के लिए एक इम्पोर्टेंट क्या है, कॉज है। ठीक है, कॉज का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, अगर पड़ा हुआ है, कहीं भी पड़ा हुआ है, तो वो स्टेट उसी स्टेट में रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो जो हम बेसिक भाषा में बोलते थे, फोर्स क्या होता है, पुश एंड पुल को हम फोर्स बोलते हैं, राइट। तो पुश एंड पुल का मतलब क्या हुआ, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, आप या कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को पुश करता है, तो ये क्या हुआ, ये पुश फोर्स हुआ। और दूसरा है पुल, अगर वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को पुल करती है, ठीक है, तो ये पुल फोर्सेज हुए। फोर्सेज का जो है तो क्या है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स लगते हैं तो क्या क्या हो सकता है। अगर आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगा, तो इससे क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। फोर्स जो बेसिक हम अभी तक इससे पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, तो फोर्स क्या करता है कि अगर डायरेक्शन, कोई भी ऑब्जेक्ट के मोशन के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक्सेलरेट हो जाएगा। क्या होगा, एक्सेलरेटेड हो जाएगा। ठीक है, अगर उसके इन डायरेक्शन में लगा तो ठीक है, अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा तो क्या होगा, उसका अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो ये होगा रिटार्ड, या उसका मोशन को कम कर, स्पीड को कम कर देगा। ठीक है, रिटार्डेड मोशन का होगा एग्जाम्पल। या इसका कॉज हो सकता है कि ये स्टॉप भी हो जाए, ये ऑब्जेक्ट, ये क्या हो जाएगा, स्टॉप होगा। नहीं तो क्या होगा, चेंज इन डायरेक्शन हो जाएगा, चेंज इन डायरेक्शन होगा, राइट। तो हमारे लिए जो है फोर्सेज डिफरेंट टाइप के फोर्सेज है ना। तो जैसे कि आप नॉर्मल भाषा में अगर हम बोले तो फोर्सेज क्या है, जैसे कि आप ग्रेविटेशनल फोर्सेज है। ठीक है, तो अभी ग्रेविटेशनल फोर्सेज क्या होता है, हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्सेज से। ठीक है, लेकिन फोर्सेज जो है, सो न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आप पढ़ चुके होंगे बेसिक इससे पहले वाले क्लास में, और न्यूटन्स का सारे लॉज हम चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पर कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है, F1 फोर्स, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा फोर्स लगता है, वो होगा -F1। ठीक है, और जैसे कि मान लेते कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर अगर F1 फोर्स लग रहा है तो इतना ही अमाउंट में उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, है ना, F1। ठीक है, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा, तो इसको हम बोलेंगे -F1। ठीक है, वेक्टर। और जो इम्पोर्टेंट है, फोर्स क्या है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, दैट मीन्स कि इसको हम नॉर्मल एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। जैसे मल्टीपल फोर्स अगर कोई ऑब्जेक्ट पर लग रहा है तो उसमें क्या होगा, उसको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से आपको ऐड करना पड़ेगा, राइट। दूसरा चीज़ है कि फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू होते हैं न्यूटन। ठीक है, एन से कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 न्यूटन को हम लिख सकते हैं 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको फोर्स के लिए बेसिक, इससे प्रीवियस क्लास में आप फोर्स के बारे में जान चुके होंगे। ठीक है, तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा है, मेन है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है और दोनों का मास m1 और m2 है। ठीक है, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका मास m1 और m2 है, और उसके बीच का डिस्टेंस अगर r है, ठीक है, उसके बीच का डिस्टेंस r है, तो उसके बीच में जो फोर्स लगेंगे, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम जनरली F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, या F इज इक्वल टू हम क्या करते हैं, G m1 m2
बाय आर स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक डिफिनीशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है, बेसिक ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस, जो हमें इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन और डेरिवेशन करना है, ठीक है। तो उस केसेस को आज हम समझते हैं कि उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 दी फोर्सेस, ठीक है, फोर्सेज हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया कि अभी हमें पढ़ना है द ग्रेविटेशनल फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स मान लेते दो ऑब्जेक्ट के बीच में, इससे पहले मैं जस्ट एक फार्मूला लिख दिया हूँ, इससे पहले जस्ट फ्यू सेकेंड बिफोर। तो जैसे कि मान लेते अब हम केस कंसिडर करते हैं कि मान लेते दो ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर में 3 कोई पार्टिकल्स है, ठीक है। पार्टिकल नंबर 1, 2 एंड 3, ये 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो इसके कारण इस पर जो इस पार्टिकल के कारण फोर्स लगेगा वो क्या होगा, इसको हम बोलेंगे F11, ठीक है। अब ये क्या होगा F12 और इसमें क्या होगा F13, ठीक है। और इसी तरह इसमें क्या होगा, ये क्या हो जाएगा F21, F22 और F23, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, इसके कारण जो फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो वो होगा F31, F32 और F33, ठीक है। तो आप देखेंगे कि दो ऑब्जेक्ट है ना, जैसे 1 1 है, तो उसके कारण से जो पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्या हो गया F11, F12, F23, इस तरह से सारे। तो जितने भी मान लेते दो स्फेरिकल बॉडी है और इसमें पार्टिकल स्मॉल पार्ट में 3 पार्ट्स को कंसीडर करते हैं, तो इसमें क्या है कि इसमें जितने भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ये क्या होगा, सम ऑफ द फोर्सेज होगा। तो ये सारे को सम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन हम एक केस कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं ये स्फेरिकल बॉडी जो है सो बिग बॉडी है लाइक अर्थ, एंड हम यहाँ पर हैं स्मॉल अमाउंट, जैसे कि कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्ट है हमारा ग्राउंड पर या एप्पल ट्री में लगा हुआ है, ठीक है। तो उस केसेस में क्या होगा, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा आपका, G इज इक्वल टू M1 बाय R स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया, यहाँ पर G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है। और M इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ हो गया, मास ऑफ अर्थ, एंड R इज इक्वल टू क्या हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने की तरफ पुल करती है, अट्रैक्ट करती है, ठीक है, तो उसमें जो फोर्स लगेगा वो होगा F इज इक्वल टू G M1 इज द ऑब्जेक्ट, ये क्या है, M1 इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। M1 हो गया आपका मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, F इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम G M बाय R को कांस्टेंट मानते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू कांस्टेंट होगा, विच इज इक्वल टू G, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका यूनिट आप देखेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू, ये क्या होगा, एक्सेलरेशन का यूनिट होगा, तो ये क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो इस केसेज में हम क्या लिख सकते हैं, M1 इंटू G, M1 को अगर हम इसको हम स्मॉल m मान लेते हैं, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं mg, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है पृथ्वी अर्थ जो है सो कोई ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ जो खींचती है या अट्रैक्ट करती है, उसको आप इस फार्मूला के अलावा इससे डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, जैसे मान लेते ये अर्थ है, ठीक है, और ये स्मॉल ऑब्जेक्ट है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, F इज इक्वल टू ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, क्या होगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमें देखना है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। मान लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को समझने के लिए हम करते हैं कि मान लेते हैं कि टू चार्ज पार्टिकल है, लेट Q1 एंड Q2 आर टू चार्ज पार्टिकल। मान लेते हैं Q1 और Q2 जो है दो चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। एक ये है Q1 और दूसरा है Q2, ठीक है। Q2, इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है r है, ठीक है। इस दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या है? r है। तो इस पर जो है ना, एंड लेट Q1 एंड Q2 आर द टू चार्ज पार्टिकल्स एंड r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। मान लेते हैं कि जो r जो है उसके बीच का डिस्टेंस है। तो Q1 और Q2 के बीच में और कोई आप मान लेते हैं कि ऑब्जर्वर हैं, कहीं दूर खड़े हैं, और Q1 और Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो उसके बीच में जो फोर्स लग रहा है ना, ड्यू टू इट्स चार्जेस, उसका जो चार्ज है उसके कारण जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है उसका नेचर और उसका जो क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड है, उसको हम F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 और Q2 बाई आर स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको इस फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जहां पर आपको ये सारे क्वांटिटी पता है, Q1 और Q2 और R, लेकिन आपको ये वाले क्वांटिटी पता नहीं है, ठीक है। तो ये जो है क्या है? ये कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका वैल्यू होता है। लेकिन इससे इम्पोर्टेंट है कि आपको इसका वैल्यू पता होना चाहिए ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। इसका वैल्यू क्या होगा? इसके लिए आप क्या करेंगे? इसका वैल्यू आपको जनरली जानना चाहिए। तो 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम्ब स्क्वायर, ये इसका वैल्यू है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन है कि जो दो चार्ज पार्टिकल है, दोनों का अगर पॉजिटिव चार्ज है, मान लेते हैं कि Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव चार्ज है, फिर क्या होगा? तो दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा ये अलोंग दिस लाइन ऑफ एडजॉइनिंग होगा, लेकिन इसका फोर्स का नेचर क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स। क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि एक चार्ज ये दोनों प्लस प्लस है या दोनों माइनस माइनस है, तो इसके बीच जो फोर्स लगेंगे तो उसका काइंड होगा रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स क्या होता है? कि वो दोनों एक दूसरे को मूव कराएंगे, ठीक है, दूर मूव कराएंगे। दूसरा चीज है कि मान लेते हैं एक का जो है सो नेचर Q1 इज इक्वल टू पॉजिटिव है और Q2 निगेटिव है, तो इसके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? इसके बीच में क्या होगा? एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, है ना। ये होगा एट्रैक्टिव फोर्स। तो एट्रैक्टिव फोर्स राइट, ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट कर लेगा। आप अपने रियल लाइफ में कभी देखे होंगे कि स्मॉल पेपर का जो टुकड़ा है, ठीक है, उसको जब आप अपने बाल में कम करते हैं, आपका बाल हेयर जो है सो ड्राई है, सूखा हुआ है, और आप उसको कम करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है? जब आप स्मॉल पेपर के टुकड़े के पास में आप अपना कॉम्ब ले जाएंगे, आफ्टर कॉम्बिंग, कॉम्ब करने के बाद तो क्या होगा? वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। क्यों? बिकॉज दिस इज ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्टिव फोर्स के कारण ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट जो सबसेक्शन है वो है फोर्सेज बिटवीन टू सरफेस, ठीक है। तो फोर्सेज बिटवीन टू सरफेस इन कांटेक्ट, तो इसको ऐसे हम समझते हैं, मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है या कोई पार्टिकल जो है सो एक सरफेस पर रखा गया, ठीक है। जैसे ही कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट आप किसी दूसरे सरफेस पर रखते हैं तो उसका क्या होता है? उसका ये होता है कि उसका एटम जो है
सो नियर आता है, कांटेक्ट में आता है। और जब एटम कांटेक्ट में आता है तो क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये जो फोर्स लगाएगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा, है ना, और उसका इक्विवेलेंट होगा F इज इक्वल टू mg, राइट। अब इसके बीच में जो है इसके बीच में जैसे ये कांटेक्ट पर आया तो कांटेक्ट में आने के बाद क्या होगा, इसका जो एटम है वो आपस में एक दूसरे को रिपल्स करता है। रिपल्स करता है मतलब क्या, कि ये इसको इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स ऊपर की तरफ लगाता है ना। यदि F इज इक्वल टू mg है तो F इज इक्वल टू अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो जब भी टू ऑब्जेक्ट्स यानी कोई एक ऑब्जेक्ट जो है सो दूसरे सरफेस में या कांटेक्ट में जाता है तो ये रिजल्टेंट क्रिएट होता है, ठीक है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जब भी कांटेक्ट में आता है तो एक तीसरे फोर्स लगते हैं, उसको हम बोलते हैं, वो कांटेक्ट में होते हैं जो इसके क्या होता है, सरफेस के पैरेलल होते हैं, राइट। तो ये फोर्स जो होता है ये होता है फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो डिपेंड करता है कि अगर मान लेते हैं कि सरफेस जो है, सरफेस आपका स्मूथ है तो फ्रिक्शन फोर्स लेस होगा। अगर सरफेस आपका जो दो सरफेस है वो है ना ज़्यादा रफ है तो फ्रिक्शन फोर्स उसके बीच में ज़्यादा होगा, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स के अलावा ये दोनों जो फोर्सेज है ये नॉर्मल फोर्सेज है, ठीक है। तो किसी भी फोर्स को हम एक्शन बोल सकते हैं और किसी को रिएक्शन बोल सकते हैं। न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से आप जानते हैं कि एक्शन और रिएक्शन ऑलवेज क्या होता है, इक्वल अमाउंट होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो इस तरह से ये नॉर्मल फोर्स हो गए जो इसका वेट के कारण था, जो वेट के कारण इस सरफेस पर लगाया। अब ये सरफेस भी उसी अमाउंट में इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, जिसके कारण से ये क्या करता है, इसको एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करके रखता है। अगर इसमें से दोनों में से कोई भी फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, क्या होगा, मान लेते हैं कि ये रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा हो जाएगा या रिएक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, ऊपर की तरफ उठा देगा, ठीक है। या अगर एक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट को ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है। अब जो दूसरा पॉइंट है हमारा टेंशन इन ए स्ट्रिंग और रोप। तो आप टग वार का गेम देखे होंगे। टग वार में क्या होता है कि एक रोप होते हैं और दोनों साइड से सर्टेन प्लेयर्स होते हैं, कुछ कुछ खिलाड़ी होते हैं जो एक दूसरे को खींचते रहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे नॉर्मल स्ट्रेच है तो उसमें क्या होता है कि जो रोप होते हैं, रोप का जो है जैसे दोनों साइड से जब खींचते हैं, है ना, पुल करते हैं दोनों प्लेयर्स, दोनों साइड के प्लेयर, तो उसमें क्या होता है, एक टेंशन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो टेंशन होते हैं ना, तो यही टेंशन इसी उस रोप में जो टेंशन होते हैं उसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं कि टेंशन फोर्स, ठीक है। तो इसका दूसरा एग्जांपल हो सकता है कि मान लेते हैं एक रोप जो है सो सेलिंग फैन या किसी मतलब सेलिंग से आप इसको हैंग कर दीजिए, ठीक है। अब इसमें ये जो रोप है, ठीक है, ये रोप हो गया या आपका ये स्ट्रिंग हो गया और ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट में जो है जैसे इसको हम फ्रीली हैंग करेंगे तो ऑब्जेक्ट के वेट के कारण क्या होगा, F इज इक्वल टू mg फोर्स लग जाएगा, राइट, जो कि डाउनवर्ड नीचे की तरफ होगा। ड्यू टू अर्थ के ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ ये फोर्स होगा, F इज इक्वल टू mg, राइट। अब नेक्स्ट क्या होगा कि ये स्ट्रिंग जो है उसको इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स में ऊपर की तरफ इसको खींचेगा, ठीक है, जिसके कारण से क्या होगा कि ये उसको हैंग स्टेट में रहेगा, राइट। अगर मान लेते हैं कि ऐसा नहीं होता तो क्या होता, अगर मान लेते हैं इस पर आप थोड़े से ऊपर की तरफ अपने हाथ से फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो रिपल्सिव या टेंशन है, टेंशन जो है, टेंशन के कारण इसमें जो टेंशन था स्ट्रिंग में उसका फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा, जो अर्थ का ग्रेविटी के कारण जो उसमें फोर्स लग रहा है वो कम हो जाएगा, इसीलिए आपको स्लैक स्टेट में होगा। लेकिन दूसरा केसेस में इसको क्या कर सकते, मास को पकड़ के आप पुल डाउन करेंगे तो क्या होगा कि ये स्ट्रिंग ज़्यादा हो जाएगा, स्ट्रिंग जो है टेंशन इसमें ज़्यादा हो जाएगा। अगर इसको हम बहुत और भी ज़्यादा फोर्स लगा करेंगे तो स्ट्रिंग कैन बी ब्रोकन, ठीक है।